ओके, सो गाइज आप लोगों को स्क्रीन तो दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज, जस्ट वेट फॉर इट। So guys, let we start the very important topics of the structure of the atom, Heisenberg uncertainty principle. The Heisenberg uncertainty principle given by the Werner Heisenberg. Werner Heisenberg is a physicist. फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने काम किया था। इनका पूरा नाम सर वार्नर हाइजेनबर्ग है, समझ रहे ना। ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने सर इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक बहुत बढ़िया और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, और इनकी थ्योरी जो निकली थी वो कंप्लीटली आपका जो है सक्सेसफुल थी। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डेफिनेशन को बिल्कुल क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। सो सर आइए जानते हैं वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, उसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइजेनबर्ग। व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने कहा कि सपोज कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे इन्होंने स्टडी की थी। किस पे स्टडी की थी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इन्होंने कहा अगर इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इन्होंने, आप बता रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा। और सर जब इस ये मैटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जब आप देख रहे हैं वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है, तो आप देख रहे हैं सर इसका एक अपना क्या होगा, मोमेंटम होगा। समझ रहे हैं ना सर, इसका एक अपना क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी होगा। और ये मोमेंटम कितना होगा वो बात की बात है सर, वो मोमेंटम कितना होगा वो बात की बात है, ठीक है ना। और दूसरा गाइस मैं यहाँ पे बता देता हूँ सर, इसका एक अपना मोमेंटम भी होगा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और एक अपना वेवलेंथ होगा। और जो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के प्लैंक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। ये बात तो आपको किसने बताई थी, ये बात बच्चों आपको डी ब्रॉगली ने बताई थी। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे जरा देखिए, वार्नर हाइजेनबर्ग ने क्या बोला। इन्होंने कहा कि बच्चों कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ले लो। इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अगर आप सपोज जो है कोई लाइट बीम को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं, तो उस टाइम पे जैसे ही आपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को इस पे स्ट्राइक करवाया, तो सर इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, इसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा। पोजीशन में चेंज मतलब डेल्टा एक्स में लिख देता हूं, चेंज इन पोजीशन को बोलता हूं डेल्टा एक्स पोजीशन। और सर इसमें कितना मोमेंटम होगा, उसी टाइम पे कितना सर इसमें मोमेंटम होगा, ये दोनों बातों को एक साथ बता पाना इम्पॉसिबल है। डेल्टा पी से इंडिकेट करता है मोमेंटम। इन्होंने कहा कि कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी की। इन्होंने कहा अगर आप उस पर कोई एक लाइट बीम को स्ट्राइक करवाते हो बच्चों, लाइट बीम को गाइस अगर आप लोग स्ट्राइक करवाते हो, तो सर आप जैसे ही स्ट्राइक करवाएंगे इस लाइट बीम को प्यारे बच्चों, तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा, कितना ये रोटेट करेगा अपनी पोजीशन से, और कितना उस टाइम पे इसमें मोमेंटम आएगा। ये दोनों बातों को बता पाना पॉसिबल नहीं है। इस बात को किसने बोला, इस बात को बताया सर वर्नर हाइजेनबर्ग ने। बात समझ में आई क्या मेरी, बोलो बच्चों। Yes, sir. क्या मैंने अपनी बात सही से बोल दी सबको, बताओ जी। अच्छा सुनो जी, सुनो जी, हाँ सर। सुनो जी। Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to measure or calculate. ये बात बहुत इम्पॉसिबल है मेजर या कैलकुलेट करना एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना चेंज आया और सर उसमें कितना मूवमेंट हुआ, इन दोनों बातों को सर बता पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बात किसने बोली थी, वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताई थी, ठीक है ना। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ द मैटर। वेव पार्टिकल मतलब वेव और पार्टिकल मैटर के दो नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है ये, जो वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर।
although Heisenberg uncertainty principle can be ignored in the macroscope world। मतलब जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना सर, ये बड़ी चीजों के लिए यूज नहीं होता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए यूज नहीं होता, ये माइक्रो पार्टिकल के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए सर यूज होता है। समझ रहे हैं क्या सर? ये जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के लिए सर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी और ये दोनों चीज जो है, तो ये बहुत छोटी सी बात के लिए, बहुत छोटे से पार्टिकल में सर इतनी, मतलब हम बोलते हैं इस छोटे से पार्टिकल में जो है थोड़ा सा जो चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कितना इसमें मोमेंटम आएगा, ये दोनों बातों को जो है इस बात में ये बताया गया, हाइजेनबर्ग ने बताया, ये दोनों बातों को सर हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है ना। ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ये वार्नर हाइजेनबर्ग है। तो ये देखिए बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक, ये ऊपर से माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, देखिए ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। आप इमेजिन करिए, आपकी आईज यहाँ से देख रही है, आप लोगों की आंख ये। अब ये एक छोटा सा, जब ये पार्टिकल है तो आप देख रहे हैं सर ये बहुत छोटा सा पार्टिकल होगा। आपने कोई एक इंसिडेंट फोटोन लगाया, ये देखो इंसिडेंट फोटोन दिख रहा है यहाँ पे। इंसिडेंट फोटोन को सर आपने यहाँ पे लगाया, और देखिए जैसे ये यहाँ से टकराएगा तो सर ये कितना यहाँ से मूवमेंट करेगा और कितना इसकी पोजीशन में चेंज आएगा बच्चों। ये दोनों बातों को मैं नहीं बता पाऊंगा, इस बात को मैं क्या पूरी दुनिया नहीं बता पाएगी। ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला। तो सर इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, जो पोजीशन में चेंज आया ना उसका एक नाम बोलते हैं, जो पोजीशन चेंज आया है उसको बोलते हैं हम लोग सर अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सर उस अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं। काई से इंडिकेट करते हैं रे बच्चों? डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में कितना चेंज आया सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। मोमेंटम चेंज का मतलब हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सर वो किसके इक्विवेलेंट होगा? डेल्टा पी के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो सर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, मतलब डेल्टा एक्स का मीनिंग हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी का मीनिंग हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दोनों बातों को बच्चों हम लोग एक साथ पॉसिबल नहीं कर सकते, हम लोग जो है एक साथ नहीं बता सकते। ये बात किसने बोला? वार्नर हाइजेनबर्ग ने बोला। तो इन्होंने सर एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था। सर एक इक्वेशन दिया था, किसने दिया? वार्नर हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था। उस इक्वेशन में जो है सर इन्होंने इस बात को डिराइव करके बताया कि अगर हम लोग जो है किसी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को अगर एक साथ चेक करेंगे तो दोनों बातों को एक साथ बता पाना इम्पॉसिबल होगा। तो इन्होंने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, या ऐसा भी बोल दिया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है h/4 पाई। सर ये इक्वेशन सर वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। सर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हैं इसको? h/4 पाई। दिस इक्वेशन इज द गिवन बाय वार्नर हाइजेनबर्ग, एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी इक्वेशन। सर ये वैल्यू क्या है आपकी? अनसर्टेनिटी इक्वेशन है वार्नर हाइजेनबर्ग। देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट किसी बच्चे को आता है तो पूछ लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या? कोई टेंशन अगर किसी को आ रहा है तो बोलिए। अब देखो सर, आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं।
मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, why it is impossible to measure both position and momentum simultaneously। हाइजेनबर्ग ने ऐसा बोला कि सर इस बात का क्यों ऐसा इम्पॉसिबल है कि मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ बता पाना इम्पॉसिबल है। इसको बच्चों मैं इसके बाद आता हूँ, इस टॉपिक पे इसके बाद लौटता हूँ। तब तक आप थोड़ा सा एक और पेज में मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिएगा। देखिए, समझ रहे हैं ना? तो देखो सर क्या बोला वर्नर हाइजेनबर्ग ने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सर P क्या है? मोमेंटम है। तो P इजिकल टू सर क्या होता है? M इंटू बी होता है। तो डेल्टा P इजिकल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों? M इंटू डेल्टा बी होगा, नहीं होगा? वेयर डेल्टा V इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी होगी सर, वो डेल्टा V के बराबर होगी, नहीं होगी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो डेल्टा P की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो सर, डेल्टा x इंटू M इंटू डेल्टा B इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई हो जाएगा सर यहाँ पे। देखिए, तो सर मैं अनसर्टेनिटी डेल्टा x इजिकल टू ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, m इंटू ऐसे लिखिए इसको, 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा b, ऐसे भी तो सर इसको लिख सकते हैं। सो वेयर डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा x का मीनिंग हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सर पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी सर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम डेल्टा एक्स के नाम से जानते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब हो जाएगा बच्चों कि ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। और चाहे तो सर आप यहां से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, वेयर m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर आप m से इंडिकेट करते हैं। और बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? केजी में ही होना चाहिए। आए रे बच्चों समझ में? यस सर। कोई दिक्कत अगर किसी को आता है तो बोलो, बोलो, बोलो। बहुत नो बहुत सर। इंपॉर्टेंट बात है, 2019 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ था इससे। बहुत बार आता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो जी, अब इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। सर अगर सपोज देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जिसको अगर रिपीट करना है ना, एक्स कोई नंबर नहीं है, एक्स पोजीशन है। रिपीट करना है ना बच्चों, तो वो रिपीट के लिए ऑडियो मैसेज करें, क्योंकि आप चैट बॉक्स में लिखते हैं ना, तो चैट बॉक्स का प्रॉब्लम क्या होता है, मैं कभी देखता हूं कभी नहीं देखता हूं, तो उससे दिक्कत आती है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली ध्यान रखिए, रिपीट वाले टर्म को बच्चों आप लोगों को क्या कहना है? चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में लिखना नहीं, ऑडियो मैसेज करना है। सर ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। डेल्टा पी का मतलब हो गया मोमेंटम। तो डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। सो पी इज इक्वल टू एम इंटू बी होता है। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी लिख सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो बोल सकते। ठीक है ना? सर ये वाली वैल्यू सर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा बी, और ये डेल्टा बी सर आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। ठीक है ना सर? तो डेल्टा पी की जगह पे मैंने इस इक्वेशन में ये वाला ये रख दिया, तो क्या हो गया? x इंटू एम इंटू डेल्टा बी एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा x को आप निकाल सकते हैं, इस टर्म को नीचे ले जा लो बच्चों, 4 पाई m इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा x का मतलब हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। पोजिशन में कितनी अनसर्टेनिटी आई, अनिश्चितता आई, जिसको हिंदी में बोलते हैं।
और डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम हो जाएगा। आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बच्चों, और एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेसिकली केजी में। क्लियर हुई होगी शायद आप लोगों को ये बात। सुनिए जी, सुनिए बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। एक बात और मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सुनिए बच्चों, सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक टर्म लिखता हूँ, अनदर फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Another form of Heisenberg uncertainty principle. सुनो बच्चों, सर ये क्या है? सुनो इधर सुनो। इस बात को नीट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको पूछा गया था ये बात, नीट में पूछी। अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी बात थी जो नीट में पूछी गई थी? उसके बारे में आओ बच्चों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको मैंने लिखवाया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये आपको मैंने लिखवाया। आओ जरा इधर देखते हैं। तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे थे? एम इंटू डेल्टा भी लिख रहे थे, तो इसको ऐसे लिखो एम इंटू डेल्टा बी, वेलोसिटी हो गया। इस वेलोसिटी को आप ऐसे लिख लीजिएगा। इस वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं, जरा देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन टी, ऐसे लिख देता हूं क्या? क्या ऐसे भी मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, छोड़ो। देखिए, डिस्टेंस अपॉन इजिकल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी इजिकल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ऐसे लिख लीजिए। तो सर यहाँ पे ऐसे लिखिए, एम इजिकल टू डिस्टेंस को, एक काम करो बच्चों, ऐसे ऐसे शो करो इसको। डिस्टेंस को हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं, डेल्टा एक्स बोलो इसको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना? ऐसे बोलिए। या मैं इसको, एक मिनट है, इसको एक नया तरीके से और मैं इसको करवा देता हूँ, नहीं तो मैं देखता हूँ इसमें एक और वे से मैं आपको करवा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये तरीका थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा मुझे। ऐसे लिखते हैं, डेल्टा भी इज इक्वल टू में डेल्टा एक्स, ये है डिस्टेंस अपॉन ये हो गया आपका टाइम, ऐसे करो इसको, सॉरी, ठीक है ना? इसको ऐसे लिखो। तो सर यहाँ पे m इंटू, आप डेल्टा बी की जगह पे आप क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स अपॉन क्या लिखोगे बच्चों? डेल्टा टी लिख दोगे, ठीक है ना? तो अब डेल्टा बी इंटू डेल्टा टी, इसको लिख लीजिएगा। तो सर इसको क्या करिए आप, इस इक्वेशन को, अब यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ कि ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये वेलोसिटी, इसमें से मैंने सर इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, ठीक है ना? अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो अब देखिए, एक मिनट है, आप डेल्टा पी की जगह पे इस टर्म को लिख लिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर आइए, डेल्टा एक्स इंटू
डेल्टा एक्स का मतलब डिस्टेंस हो गया या पोजीशन हो गया, बात तो एक ही है ना। तो m इंटू डेल्टा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, डेल्टा t। समझ रहे हैं क्या सर, ये m इंटू डेल्टा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा सर, ये t हो जाएगा। और बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, इसको इस पूरे के पूरे इक्वेशन में मैं यहाँ पे एक टर्म कर देता हूँ इसको सर, इजिकल टू h अपॉन 4 पाई, इसको ऐसे लिख दो। और सर ये आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी इंटू m इजिकल टू h अपॉन 4 पाई। सर जी किसी का तो माइक ऑन है। माइक ऑन है क्या, किसका है भाई ये माइक ऑन? गौरी शिंदे का था, सॉरी गायत्री। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो सर आप कभी कभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या सर, आप लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने ये लिख के दे दिया है। देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ये कैसे लिखा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लिख लेंगे क्या? देखिए कोई टेंशन अगर इसमें है तो बोलो। ठीक है ना सर, तो कभी कभी सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो सर यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, और इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो आपने सर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को एक और टर्म इसमें बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक और टर्म मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए एक और फॉर्म हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए 2 मिनट, इसको 2 मिनट में देखिए, मैं आ गया, 1 मिनट है, आप इसको देखिए, मैं एक जस्ट 1 मिनट में आ। ओके, ठीक है ना सर, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो सर। तो एक फॉर्म बच्चों आप लोगों ने ये लिख लिया हुआ है, कोई अगर टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए एक और फॉर्म मैं आपको बता देता हूं सर, जो आपके बहुत बहुत, एक फॉर्म ये आ सकता है। अब नीट में कौन सा फॉर्म आया था मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है ना सर। नीट में कौन सा वाला पूछा गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का एक फॉर्म और आपको नीट में पूछा गया था, उसको मैं बता देता हूँ सर, इधर देखिए। देखिए बच्चों आपने क्या कहा सर, डेल्टा एक्स इंटू, 1 मिनट है, आपने कहा सर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू बोला एच अपॉन 4 पाई, ये आपने बोला है ना। तो इधर देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह पे एम इंटू डेल्टा भी लिख लोगे सर, एम इंटू सर डेल्टा भी लिख लोगे सर, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। नो मोमेंटम को ऐसा लिखेंगे तो देखो, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी, एक काम करो,
डेल्टा भी, इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड भी करो और इसी इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी कर दो, ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना सर। आप इसको ऊपर और नीचे क्या कर दो, दोनों जगह जो है डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, तो आप देखिए कि ये जो टर्म है ना, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं सर, ये डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं सर। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सर ये डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू ए, और ये इंटू क्या हो जाएगा सर, ये डेल्टा टी हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सर m इंटू ए को क्या बोलते हैं, फोर्स, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो देखिए रे बच्चों इधर, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू ए को फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो एक काम करो बच्चों, डेल्टा टी को आगे लाओ, तो देखो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, एक तरीके से सर ये पोजीशन में चेंज है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या बोलते हैं, तो देखो फोर्स इंटू, देखो फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, एफ इंटू डी इजिकल टू क्या होता है, वर्क होता है या नहीं होता है, बोलो बोलो रे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू इजिकल टू, डब्ल्यू हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, डब्ल्यू का मतलब वर्क, वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क का मतलब क्या होगा, एनर्जी। तो आप डेल्टा ई, तो डब्ल्यू को डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ऐसा भी तो लिख सकते हैं। किसी को दोबारा समझाओ क्या, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात बताओ। सर रिपीट। देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, डेल्टा एक्स इंटू, ये फॉर्म तो आपको पता था, मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, ऊपर डेल्टा टी नीचे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू होता है बच्चों एक्सेलरेशन। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा, इसकी जगह पे मैंने एक्सेलरेशन ए रख दिया, है ना, इसको रख दिया ऐसा, इंटू डेल्टा टी ऐसे ही रख दिया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स, तो डेल्टा एक्स इंटू फोर्स इंटू डेल्टा टी ऐसे ही रखिएगा। तो सर ये देखो, तो आपने डेल्टा टी को आगे रखा और एफ इंटू डेल्टा एक्स को ऐसे रखा, तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पोजिशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। तो एफ इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट डी का मतलब डिस्प्ले इजिकल टू वर्क, तो मैं इसको भी वर्क बोल दूंगा, डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू इजिकल टू वर्क, ये टर्म वर्क हो गया। तो वर्क का मतलब एनर्जी, डेल्टा इन इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली ये इजिकल टू देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, बोलो, है ना सर। तो देखो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यही क्वेश्चन सेम नीट में आया हुआ था, पूछ रहा था कि कौन सा हाइजेनबर्ग, क्योंकि बच्चों ये वाला फॉर्मूला ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ये वाला बच्चों वहां पे ऑप्शन में नहीं दिया गया था, समझ रहे हैं क्या सर। ये वाला डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी कैसे होगा, अरे किसी चीज को मैथमेटिकली हम जब भी सॉल्व करते हैं ना सर, जब भी हम सर, हाँ बेटा एक्स पोजीशन है, जब भी हम मैथमेटिकली किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो उसको सिंपल करने के लिए ऊपर नीचे एक सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सीखा होगा ना आपने। अरे हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं भाई, सब लोग बताओ, करते हैं अथर्व, पता है ना बेटा, है ना, वेरी गुड, बताया होगा ये शायद आप लोगों को सर ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर तभी तो मैंने यही तो किया, ऊपर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है, तो बस बहुत सिंपल हो गया ये। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो होता है,
एक्सेलरेशन को हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी तो रखते हैं। अरे एक्सेलरेशन को हम लोग डेल्टा एक्सेलरेशन ऐसे तो निकालते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। यस सर। अरे टी और डेल्टा टी में कोई डिफरेंस नहीं है यार, ये लड़की। टी और डेल्टा टी में टी का मतलब चेंज इन टाइम और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, और टी का मतलब क्या हो गया, वही हो गया। जब वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा तो वो भी तो एक्सेलरेशन ही होगा, है? अरे वो भी तो एक्सेलरेशन ही होगा जब आप चेंज, और डेल्टा टी और टी में कोई चेंज थोड़ी ना है, वो भी टाइम के लिए है और वो भी टाइम के लिए है, दोनों बात तो सेम है। हाँ, क्योंकि ऊपर अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बेटा। हाँ 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 जी, ठीक है ना। चलो अब सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। तो सर ये फॉर्मूला नीट में नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया था, तो ये आपको दिया हुआ था। देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो देख लीजिएगा बढ़िया से। सर इसको ऐसे दिया गया है। अब देखो, एक और नया टर्म आपके पास आएगा, समझ रहे ना, एक और नया टर्म आपके पास आएगा बच्चों। एक तो मैंने आपको ये समझा दिया है, दूसरा सर क्या पूछे। देखो बच्चों, दूसरा पूछेगा आपको, आपको एक टर्म बोलेगा इफ चेंज इन अनसर्टेनिटी, आपको ऐसे नोट करके लिखना है, नोट, इफ चेंज इन अनसर्टेनिटी is equal to, if change in uncertainty is equal to uncertainty in momentum। इसको ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा इसको, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, हाँ दोनों पोजीशन एक ही है बेटा, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन is equal to, if uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum, then आपको ये बोलेगा, then uncertainty in velocity, आपको बोलेगा कि सर फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, ये बात आपसे पूछे। भाई अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी, सर अगर डेल्टा एक्स अगर आपका किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, डेल्टा पी के इक्विवेलेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये समझ में आया ये स्टेटमेंट? पहले ये बताओ बच्चों, स्टेटमेंट समझ में आया तो हाँ बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मेरे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यस सर। सबको आया बच्चों समझ में स्टेटमेंट क्या बोला मैं? हाँ सर। वेरी 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 गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। सुनो, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना किसी को? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा? नो सर। आप बोल सकते हैं। तो सर देखिए, हाइजेनबर्ग क्या बोले कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू, उन्होंने बोला था h अपॉन 4 पाई।
सर ये बात हाइजेनबर्ग ने बोली थी। अब सुनो सर, तो डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी रख दो, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ऐसे होगा ना, डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी रख देंगे क्योंकि स्टेटमेंट में यही बोला गया है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा सर, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना सर। तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा पी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, एम इंटू डेल्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बताओ रे बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलो। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या सर, एम स्क्वायर इंटू डेल्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। तो सर डेल्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा बी स्क्वायर, सॉरी डेल एम स्क्वायर। तो सर डेल्टा भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा भी इज इक्वल टू, देखो 4 1/2 एम बाहर ले लेंगे क्योंकि इसका रूट स्क्वायर 2 हो जाएगा और एम का एम आ जाएगा, इंटू रूट के अंदर क्या आएगा, एच अपॉन पाई। आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों। तो डेल्टा भी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई नहीं आई, बोलो। यस सर। देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। So delta V is equal to 1/2m into root square of the h upon 4 pi. Very simple. ओके देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर। अब ये हो सकता है, फिर अब ये पूछा जा सकता है नीट और जेई में से किसी भी एक एग्जाम में हो सकता है, अब ये पूछा जा सकता है। बहुत बहुत सिंपल है बच्चों ये वाला टर्म, ठीक है ना। कुछ भी अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है ना। ओके अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं बच्चों। देखिए सर, एक टर्म मैं यहाँ पे लिखने को जा रहा हूं। देखिए 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 देखिए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें, इसमें सीधे लिखेगा कि डेल्टा बी की वैल्यू, एक्सप्रेशन आता है ना, अरे एक्सप्रेशन आता है ना बच्चों, एग्जाम में एक्सप्रेशन आता है ऐसे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने एक चीज सुना होगा, एक चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक बात सुनी थी सर, ये सपोज कोई, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और आपने सुना था इस न्यूक्लियस में जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुना था क्या, आज तक यही सुना था क्या, सबने सुना था। हाँ सर। अब आपने कभी इस बात को नहीं सोचा होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है ना। सर ये इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वाई electron does not exist
आपने इस बात को कभी सोचा नहीं होगा कि सर इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, उसके बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? आओ बच्चों हम लोग बात Yes, करते हैं, ठीक है ना सर? आप देखो क्यों ऐसा होता है। देखो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता, उन्होंने कहा यह बात असंभव है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? आओ देखते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू, उन्होंने कहा एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स का मतलब हो जाएगा पोजीशन, और बच्चों पोजीशन का मतलब हो जाएगा, हम लोग बेसिकली बोलेंगे रेडियस ऑफ एटम। तो बच्चों बेसिकली किसी भी एटम के लिए हम लोग अगर बात करते हैं न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए, तो वो अप्रोक्सीमेट होती है 10 टू दी पावर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। समझ में आ रही बात क्या? 10 टू दी पावर 13 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अरे हाँ या ना बोलो, बात समझ में आई yes, क्या? sir. रेडियाई ऑफ बेसिकली किसी ऑर्बिट हाँ की जो रेडियस होती है वो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, देख लो। फिर बाद में आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये कैसे किया करके, इसलिए पूछ लो जो भी बात है, ठीक है ना? ये मैंने कहा इतना होता है। अब जो जितना होता है बच्चों वो इतना ही होगा, है ना? हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम के केस में बात कर रहे हैं, और ये मैंने आपको बता दी। तो कहने का मतलब ये होता है, तो कहने का मतलब होता है कि अगर सर रेडियस अगर इतनी है, तो रेडियस सर अगर इतनी है, रेडियस अगर इतनी है, मान के चलो सर रेडियस अगर इतनी है, तो यहां से ये तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये सर, ये 10 टू दी पावर कितनी है सर? 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे खड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सर इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है ना, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है ना गौरी शिंदे, है ना सर? जो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, इस न्यूक्लियस से यहां तक की, ये 10 टू दी पावर 13 सेंटीमीटर है। इसका ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे खड़ा है। अब देखो सर, तो मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना ले सकता हूँ? 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ द 31 kg। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, आप इसको कर देंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा, और सर यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब देखो एक मिनट है यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा भी निकाल रहा हूं मैं। तो डेल्टा भी कैसे निकालूंगा? ये एक्चुअली डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा भी, होगा नहीं होगा? तो 4 पाई की वैल्यू तो मैंने रख दी, एम की वैल्यू लिखूंगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, और इंटू इसको x लिखो बच्चों, x डेल्टा भी इज इक्वल टू एक्स होगा ना, ये देख लो x की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे? 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो यहाँ पे बोल दीजिएगा। अगर यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है तो बोलिए, No, है ना? sir. अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो बच्चों, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ये तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. तो मैं इसको 10 टू दी पावर 11 मीटर कर देता हूँ। मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो सिंपल सी बात है। सुनो रे बालको, सुनो रे बालको, तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू करीब करीब आती है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.79
तो डेल्टा बी इज इक्वल टू आता है 5.79 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू इतनी आती है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है अपने पास नोट्स में, तो इसलिए मैं तो करूंगा नहीं। तो अब बारी तो आप ही की है, तो आप घर में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं क्या? तो सर ये वैल्यू इतनी आती है। तो ये वैल्यू जो है, ये डेल्टा बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी नहीं आएगी? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे भी नहीं बोल सकता हूँ क्या? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? वो होती है आपकी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। होती या नहीं होती? तो एक बात मुझे बताओ, आप देख रहे हैं डेल्टा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे आप मुझे बताओ, क्या ये बात पॉसिबल है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बच्चों लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा कहाँ हो सकती है? आप बताओ। इलेक्ट्रॉन तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे खुद से सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो रही है। तो बच्चों अगर आप ऐसा बोलेंगे सर जो पॉसिबल ही नहीं है, और यही रीजन है कि हमेशा हम ये बोलते हैं, तो ये बात जब पॉसिबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसलिए न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो यही रीजन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। किसी के माइंड में अगर कोई बात आ रही है तो मुझे पूछे सर ये कैसे हुआ? जल्दी करो, मैं थोड़ा इधर वाला देखो पहले, मैं फिर थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि फिर आप बोलेंगे सर कि जो है आप जो है उसको बताओ। वो कहां से बताऊंगा बच्चों जब मैं उसको मिटा दूंगा? अब सुनो, ठीक है ना? अब देखो एक बात लिख रहा हूं, ये लिखना है, एग्जाम में लिखना है, ये सब कॉपी में बहुत अच्छे से सुनो 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 सुनो। सो आप लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ एल का मतलब मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एल का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से समझ रहे, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और वेलोसिटी ऑफ ई का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनो, समझ जाइए ये। तो मैं ये बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट is 100 times greater than more than light नहीं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, विच इज इम्पॉसिबल। जो कि बच्चों इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 100 टाइम्स ज्यादा हो रही है लाइट की वेलोसिटी से। तो जो इम्पॉसिबल ही नहीं है, जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो कहां से न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएगा? समझ में आई बात क्या? इस स्टेटमेंट को बहुत गहराई से 2 बार सुनना है, 2 बार वीडियो में देखना है, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट बता रहा हूं मैं। हो सकता है इस ढंग से कुछ ऐसा पूछ दे कि आपको जो है कुछ समझ में ही नहीं आए क्या बोल रहा है। बोलो रे बच्चों, समझ में आया सभी को? हाँ कोई अगर कहीं पे भी किसी को भी माइनर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बोलिए नहीं 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 नहीं,
अरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो इतना हो ही नहीं सकता है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो हो ही नहीं सकती, तो ये बात इम्पॉसिबल है। तो यही रीजन है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखने की कोशिश भी करोगे तो वो जो है वो उसकी वेलोसिटी इतने को करस्पॉन्ड कर रही है सर, तो जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला गलत नहीं होगा, फॉर्मूला तो सही है। फॉर्मूले में ये थोड़े ना बोला है, फॉर्मूले ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला ने तो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर करेगा भी तो वो ऐसा, फॉर्मूला ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये, हम फॉर्मूले को कैसे गलत बोल देंगे हैं सर। अगर हम कहेंगे कि अगर फॉर्मूला अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, फॉर्मूला ये बोला इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो वैल्यू ऐसी आ जाएगी, तो जो कि इम्पॉसिबल है। फॉर्मूला हमको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हम फॉर्मूला को गलत काहे को बोलेंगे, समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो स्टूडेंट ये बात मैंने आपको बताई है। तो सर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड, है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कल अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है ना, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, जितना अभी तक पढ़ाया है ना, तो कल सब बच्चे एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करके आएंगे। फॉर्मूले को अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है शुरू से अभी तक आज तक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लेके, तो सब बच्चों को वो फॉर्मूले को रिवाइज करके आना है, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बच्चों एक पीडीएफ को शेयर करूंगा, ठीक है ना सर। यस सर। एक पीडीएफ को मैं आपके सामने शेयर करूंगा बच्चों, और उस पीडीएफ से आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली वो पीडीएफ शेयर इसलिए नहीं किया है ना मैंने बच्चों, वो किसी एक दूसरी कोचिंग का है, समझ रहे ना, वो दूसरी कोचिंग का है, उसको क्रॉप करके देना पड़ेगा। वो शेयर इसलिए नहीं किया, वो दूसरी कोचिंग का है, तो वो शायद अलाउड है, वो अभी भेज नहीं सकते हैं शायद, मैं एक बार पूछ लूंगा, समझ रहे ना, तो इसलिए मैंने भेजा नहीं है वो। कोई बात नहीं है, तब भी क्वेश्चन तो बस आपको मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बात कर लूंगा ओके एक बार, सर। ठीक है ना। ओके सर। ओके ओके, हाँ हाँ। तो सर ये इसलिए, तो आपको ये लेक्चर में कोई डाउट किसी को तो नहीं आया है ना, समझ में आ रहा है बेटा बढ़िया से सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से ना, कोई टेंशन तो नहीं है किसी को समझने में? नो सर। तो घर में आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हो सकता है कुछ समय के बाद आपका टेस्ट हो सकता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को पढ़ना भूल तो नहीं गए ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? यस सर। यस सर। आपको भूलना नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो सर बिल्कुल तैयार रखना है, उसको भी बिल्कुल माइंड में रखना है, क्योंकि बच्चों वही मैंने, ठीक है ना। ठीक ठीक, शीट का करता हूँ बेटा मैं, अरेंजमेंट करता हूँ, सीट देते हैं। सीट तब मिलती है ना जब चैप्टर लास्ट हो जाता है, जैसे हम पिछली बार आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दिया था ना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो, हाँ ना, तो हाँ वैसे ही दूंगा ना, पिछली बार भी तो दिया था आपको सम बेसिक कंसेप्ट का, हाँ तो लास्ट में दूंगा ना, अभी थोड़ा कुछ टॉपिक और है इसमें। तो मेहनत यस करिए, सर। वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अभी कॉलेज का कोई पता नहीं बेटा, जब तक पढ़ा रहे हैं तो फिलहाल देखते रहिए, जैसे कॉलेज खुलेगा तब ऑफलाइन हो ही जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल जैसा भी है, जैसा भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ऑनलाइन में ही दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, बाय सर। ठीक है ना। ओके बाय गाइस, सर। चलो ओके गाइस, बाय सर। ओके 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 गाइस।